हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र अथवा ऑक्सीकरणीय फास्फोरिलीकरण के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र अथवा ऑक्सीकरणीय फास्फोरिलीकरण क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझा जाए। सांस प्रक्रिया के अगले चरण में NaDH प्लस H प्लस तथा FADH2 में संचित ऊर्जा मुक्त व उपयोग में लाना है। ठीक है, तो सांस प्रक्रिया के अगले चरण में जो NaDH प्लस H प्लस जो बना है सिट्रिक अम्ल चक्र में तथा FADH2 जो बना है सिट्रिक अम्ल चक्र में संचित ऊर्जा जो है वह मुक्त व उपयोग में लाना है। यह तब संपादित होता है जब उनका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा होता है तथा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाता है तथा पानी का निर्माण होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में सांस प्रक्रिया के अगले चरण में NaDH प्लस H प्लस तथा FADH2 में संचित ऊर्जा मुक्त व उपयोग में लाना है। यह तब संपादित होता है जब उसका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा होता है तथा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाता है तथा पानी का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखें। उपापचयी पथ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है, इसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो उपापचयी पथ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है, इसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं, ETS कहते हैं। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर संपन्न होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में TCA चक्र के दौरान, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में TCA चक्र होता है। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र होता है, क्रेब्स चक्र होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में TCA चक्र के दौरान NaDH से बनने वाले इलेक्ट्रॉन एंजाइम NaDH डिहाइड्रोजिनेज द्वारा ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में TCA चक्र के दौरान NaDH से बनने वाले, ठीक है, NaDH से बनने वाले इलेक्ट्रॉन एंजाइम NaDH डिहाइड्रोजिनेज द्वारा ऑक्सीकृत होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन जो हैं वह भीतरी झिल्ली में उपस्थित UV क्यूनोन की ओर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचते हैं? UV क्यूनोन के पास स्थानांतरित होते हैं। UV क्यूनोन अपचयी समतुल्य FADH2 द्वारा प्राप्त होता है। UV क्यूनोन जो है वह अपचयी समतुल्य FADH2 द्वारा प्राप्त होता है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, जो कि सिट्रिक अम्ल चक्र में सक्सीन के ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न होता है। ठीक है, तो UV क्यूनोन जो है वह अपचयी समतुल्य FADH2 द्वारा प्राप्त होता है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, जो कि सिट्रिक अम्ल चक्र में सक्सीन के ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न होता है। ठीक है, अपचयित UV क्यूनोन अर्थात UV क्यूनोल, अपचयित UV क्यूनोन इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B1 साइटोक्रोम C की ओर स्थानांतरित कर ऑक्सीकृत हो जाता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है वह साइटोक्रोम B1 साइटोक्रोम C की ओर स्थानांतरित कर ऑक्सीकृत हो जाता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड। साइटोक्रोम C एक छोटा प्रोटीन है। साइटोक्रोम C एक छोटा प्रोटीन है जो भीतरी झिल्ली के बाह्य सतह पर चिपका होता है, जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच स्थानांतरण का कार्य गतिशील वाहक के रूप में करता है। ठीक है, तो साइटोक्रोम C जो है वह एक छोटा प्रोटीन होता है जो भीतरी झिल्ली के बाह्य सतह पर चिपका होता है, जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स थर्ड तथा कॉम्प्लेक्स 4 के बीच स्थानांतरण का कार्य गतिशील वाहक के रूप में करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है।
कॉम्प्लेक्स 4 जो है वह साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, जिसमें, ठीक है, जिसमें साइटोक्रोम A3 तथा 2 तांबा केंद्र मिलते हैं। ठीक है, तो आइए अब ध्यान से फिगर को समझते हैं इलेक्ट्रॉन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के बारे में। उपापचयी पथ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ETS कहलाता है। तो ETS के बारे में समझते हैं। तो आप ध्यान से देखें, यह आपका अंतर झिल्ली अवकाश है, यह आपका भीतरी माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी झिल्ली है, और यह आपका मैट्रिक्स है आधात्री। तो मैट्रिक्स आधात्री में आपका सिट्रिक अम्ल चक्र होता है। ठीक है, जिसमें NaDH प्लस H प्लस बनता है। ठीक है, इसका यूज आप देख रहे हैं भीतरी माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में हो रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में हो रहा है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि NaDH प्लस H प्लस बदल रहा है NaD प्लस में, और इसका दोनों हाइड्रोजन जो हैं, यह दोनों हाइड्रोजन जो हैं वह भीतरी माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तंत्र में 2 हाइड्रोजन प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, FMN 2 हाइड्रोजन प्रवेश किए, यह 2 हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं और 2H प्लस के रूप में अंतर झिल्ली अवकाश में प्रवेश कर गए हैं। अब यह हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं FeS को। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है FeS से होता हुआ UQ के पास पहुँचा, यूबीक्विनोन के पास पहुँचा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यह 2 इलेक्ट्रॉन जो है यूबीक्विनोन के पास पहुँचा। ठीक है, यहाँ से 2H प्लस आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन यूबीक्विनोन के पास पहुँचा। यहाँ से UQS2 यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुँच गया। यहाँ से 2 हाइड्रोजन अलग हो गए। अब यह इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम B के पास पहुँच चुका है। यहाँ से यह FeS के पास पहुँचता है। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचता है? FeS के पास। उसके बाद यह इलेक्ट्रॉन जो है UQ के पास पहुँचता है। यह इलेक्ट्रॉन का क्या पहुँचता है? UQ के पास। ठीक है, उसके बाद जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर 2H प्लस अलग हो रहे हैं। UQ से जो है यह UQS2 के पास पहुँचता है। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन 2H प्लस रूप में अलग हो जाते हैं, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वह साइटोक्रोम C1 के पास पहुँचता है। साइटोक्रोम C1 के पास पहुँचता है। उसके बाद जो है यह इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम AA3 के पास पहुँचता है। साइटोक्रोम C या साइटोक्रोम AA3 के पास पहुँचता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाफ O2 2H प्लस जो है आपस में जुड़कर इलेक्ट्रॉन की मदद से H2O में बदल जा रहे हैं। ठीक है, तब यह जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन से मुक्त हुए थे, उन इलेक्ट्रॉन का यूज जो है H2O के बनाने में हो रहा है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन का उपयोग आप देख रहे हैं कि H2O के फॉर्मेशन में हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन तंत्र में 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एक वाहक से दूसरे वाहक तक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स 4 द्वारा गुजरते हैं, तब वे ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स 5th से युग्मित होकर ADP व अकार्बनिक फास्फेट से ATP का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में एक वाहक से दूसरे वाहक तक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स 4 तक गुजरते हैं, तब वे ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स 5th से युग्मित होकर ADP और अकार्बनिक फास्फेट से ATP का निर्माण करते हैं। इस दौरान संश्लेषित होने वाली ATP अणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस दौरान जो है निर्माण होने वाले ATP की संख्या जो है इलेक्ट्रॉन संख्या जो है वह इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर करती है। NaDH के एक अणु के ऑक्सीकरण से NaDH के एक अणु के ऑक्सीकरण से ATP के 3 अणुओं का निर्माण होता है, जबकि FADH2 के एक अणु से ATP के 2 अणु का निर्माण होता है। जबकि सांस की ऑक्सी प्रक्रिया जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। ठीक है, तो सांस की जो ऑक्सी प्रक्रिया है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। भूमिका के अंतिम चरण में ऑक्सीजन की भूमिका सीमित होती है, यद्यपि ऑक्सीजन की उपस्थिति अत्यावश्यक है, क्योंकि यह पूरा तंत्र से
हाइड्रोजन को मुक्त कर पूरी प्रक्रिया को संचालित करता है। ठीक है, ऑक्सीजन अंतिम हाइड्रोजन ग्राही के रूप में कार्य करता है। ऑक्सीजन जो है वह अंतिम हाइड्रोजन ग्राही के रूप में कार्य करता है। प्रकाश फास्फोरीकरण के विपरीत जहाँ प्रोटॉन प्रवणता के निर्माण में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग फास्फोरीकरण के लिए होता है, सांस में इसी प्रकार की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा ऊर्जा की पूर्ति होती है। फलस्वरूप इस कारण से हुई क्रियाविधि को ऑक्सीकारी फास्फोरीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वह अंतिम हाइड्रोजन ग्राही के रूप में कार्य करता है। प्रकाश फास्फोरीकरण के विपरीत जहाँ प्रोटॉन जो है प्रोटॉन प्रवणता के निर्माण में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग फास्फोरीकरण के लिए होता है, सांस में इसी प्रकार की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा ऊर्जा की पूर्ति होती है। फलस्वरूप इस कारण से हुई क्रियाविधि को ऑक्सीकारी फास्फोरीकरण कहते हैं। ठीक है, झिल्ली से जुड़े, देखिए ध्यान से, झिल्ली से जुड़े एटीपी संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसे पिछले अध्याय में रसोपरासरण परिकल्पना में बताया गया था। जैसा कि पहले वर्णित है कि इलेक्ट्रॉन जो है वह परिवहन तंत्र के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5 की सहायता से एटीपी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग जो है एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5 की सहायता से एटीपी के संश्लेषण में होता है। यह कॉम्प्लेक्स दो प्रमुख घटकों F0 और F1 से बनते हैं। शीर्ष F1 शीर्ष जो है वह परिधि झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जहां पर अकार्बनिक फास्फेट से एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। वैद्युत रसायन प्रोटॉन प्रवणता के फलस्वरूप 2H+ आयन अंतर झिल्ली अवकाश से F0 से होकर आधात्री की ओर गति करता है, जिससे एक एटीपी का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं फिगर, आप देख रहे हैं बाह्य सतह है, यह झिल्ली भीतरी, ठीक है, झिल्ली का भीतरी हिस्सा है माइटोकॉन्ड्रियल। इसमें 2 प्रोटॉन जो है वह झिल्ली से होकर मूव हो रहे हैं और यह आपका एटीपी सिंथेटेज है। ठीक है, जिसके 2 भाग हैं, यह F0 और F1 भाग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन इंटर कर रहे हैं, जिससे ADP + PI आधात्री में मिलकर एटीपी का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ADP से ATP बन रहा है आधात्री में, जिसमें ADP + PI जो है एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है F1 पार्ट में, जिससे 2 हाइड्रोजन प्लस इंटर होते हैं। ठीक है, तो F1 शीर्ष जो आप देख रहे हैं कि F1 शीर्ष परिधीय झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर अकार्बनिक फास्फेट तथा ADP से ATP का संश्लेषण होता है। वैद्युत रसायन प्रोटॉन प्रवणता के फलस्वरूप 2 हाइड्रोजन आयन अंतर झिल्ली अवकाश से F0 से होकर आधात्री की ओर गति करता है, जिससे एक एटीपी का संश्लेषण होता है। यहाँ से आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन जो है वह आधात्री की ओर गति कर रहा है झिल्ली से होकर, जिससे एक एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र अथवा ऑक्सीकरणी फास्फोरीकरण के बारे में। इसमें आपने देखा कि सास प्रक्रिया के अगले चरण में NADH + H+ और FADH2 में संचित ऊर्जा मुक्त व उपयोग में लाना है। यह तब संपादित होता है जब उनका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा होता है तथा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाता है और जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाता है और पानी का निर्माण होता है। ठीक है, उपापचयी पथ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है, उसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या ETS कहते हैं। ETS में इलेक्ट्रॉन जो है एक वाहक से दूसरे वाहक में गुजरता है। आप देख सकते हैं कि यह अंतर झिल्ली अवकाश है, जिसमें 2 हाइड्रोजन मुक्त हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन मुक्त हो रहे हैं। यह आपका आधात्री है, जिसमें NADH + H+ जो है NAD+ में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आधात्री में 2 हाइड्रोजन का उपयोग हो रहा है, 2 हाइड्रोजन आयन बाहर निकल रहे हैं और लास्ट में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के मिलने से H2O का निर्माण हो रहा है और यह वाहक से आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टार्ट में जो है NaDH प्लस H प्लस जब NaD प्लस में बदलता है तो 2 हाइड्रोजन इसमें मुक्त करता है। यह 2 हाइड्रोजन जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं त्याग करके 2H प्लस के रूप में अंतर्झिल्ली अवकाश में चले जाते हैं। यह 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक वाहक से दूसरे वाहक में घूमता हुआ लास्ट में, ठीक है, यह लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो है साइटो AA3 के पास पहुंचता है और यह 2 इलेक्ट्रॉन का यूज जल के निर्माण में होता है। ठीक है। तो कैसे कैसे यह मूवमेंट करता है इसके बारे में आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर यह क्रिया संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में TCA चक्र के दौरान NADH से बनने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वे एंजाइम NADH डिहाइड्रोजिनेज द्वारा ऑक्सीकृत होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। तत्पश्चात यह इलेक्ट्रॉन भीतरी झिल्ली में उपस्थित यूबिक्विनोन की ओर स्थानांतरित होता है। ठीक है। यूबिक्विनोन अपचयी समतुल्य FADH2 द्वारा प्राप्त होता है कॉम्प्लेक्स सेकेंड, जो कि सिट्रिक अम्ल चक्र में सक्सीन के ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न होता है। अपचयित यूबिक्विनोन अर्थात यूबिक्विनोल जो है इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम BC1 अर्थात साइटोक्रोम C की ओर स्थानांतरित कर ऑक्सीकृत हो जाता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड कहते हैं इसको। साइटोक्रोम C एक छोटा प्रोटीन है जो भीतरी झिल्ली के बाह्य सतह पर चिपका होता है, जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच स्थानांतरण का कार्य गतिशील वाहक के रूप में करता है। ठीक है। तो साइटोक्रोम C जो है एक प्रोटीन होता है जो भीतरी झिल्ली के बाह्य सतह पर चिपका होता है, जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच स्थानांतरण का कार्य गतिशील वाहक के रूप में करता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स 4 जो है वह साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, जिससे साइटोक्रोम AA3 तथा 2 तांबा केंद्र मिलते हैं। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एक वाहक से दूसरे वाहक तक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स 4 द्वारा गुजरते हैं, तब वे ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5 से युग्मित होकर ADP और अकार्बनिक फास्फेट से ATP का निर्माण करते हैं। इस दौरान संश्लेषित होने वाले ATP अणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर करती है। ठीक है। तो NADH के एक अणु के ऑक्सीकरण से ATP के 3 अणुओं का निर्माण होता है। NADH के एक अणु के ऑक्सीकरण से ATP के 3 अणुओं का निर्माण होता है, जबकि FADH2 का एक अणु से ATP के 2 अणु बनता है। जबकि सांस की ऑक्सी प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। ठीक है। प्रक्रिया के अंतिम चरण में ऑक्सीजन की भूमिका सीमित होती है, यद्यपि ऑक्सीजन की उपस्थिति अति आवश्यक है, क्योंकि यह पूरे तंत्र से हाइड्रोजन को मुक्त कर पूरी प्रक्रिया को संचालित करती है। ऑक्सीजन अंतिम हाइड्रोजन ग्राही के रूप में कार्य करता है। प्रकाश फास्फोरीकरण के विपरीत, जहाँ प्रोटॉन प्रवणता के निर्माण में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग फास्फोरीकरण के लिए होता है, सांस में इसी प्रकार की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा ऊर्जा की पूर्ति होती है। फलस्वरूप इस कारण से हुई क्रियाविधि को ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण कहते हैं। ठीक है। झिल्ली से जुड़े ATP संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसे पिछले अध्याय में रसोपरासरण परिकल्पना के आधार पर बताया गया है। जैसा कि पहले वर्णित है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वह परिवहन तंत्र के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5 की सहायता से ATP के संश्लेषण में होता है। यह कॉम्प्लेक्स 2 प्रमुख घटकों F0 और F1 से बनते हैं। ठीक है। तो यह कॉम्प्लेक्स जो है 2 प्रमुख घटक F0 और F1 से बन रहे हैं। आप देख रहे हैं बाह्य सतह झिल्ली भीतरी माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो है इंटर करते हैं, जिससे ADP और PI अधात्री में मिलने से 2 हाइड्रोजन के मिलने से F1 पार्ट में ATP का निर्माण होता है। ठीक है। तो F1 शीर्ष पर्दी झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर अकार्बनिक फास्फेट तथा ADP से ATP का संश्लेषण होता है। वैद्युत रसायन प्रोटॉन प्रवणता के फलस्वरूप 2 हाइड्रोजन आयन अंतर झिल्ली अवकाश से F0 से होकर अधात्री की ओर गति करता है, जिससे एक ATP का संश्लेषण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। थैंक यू।